अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। एक और नए हॉरर वाक़ये के साथ। ये वाक़या अभी मेरे साथ एक लड़की ने शेयर किया है। उसका नाम सादिया है। सादिया कहती है कि मेरी शादी जिस फैमिली में हुई उनका घर इस्लामाबाद में था, मरी रोड पे, यानी थोड़ा पहाड़ी सा इलाका, और ख़ुद वो कराची की रहने वाली थी। इस तरीके से शादी के बाद वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। उसका कहना ये है कि जब मैं इस्लामाबाद शादी के बाद शिफ्ट हुई तो वलीमे का नेक्स्ट डे था कि हम पूरी फैमिली के साथ टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। तो शादी की एक थकावट होती है, तो उस वजह से मेरे से सही तरीके से बैठा नहीं जा रहा था। तबीयत कुछ भारी भारी महसूस हो रही थी। तो जिस पे मेरी सास ने मुझे ये कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और कहती है मैं उठ के अपने बेडरूम में आ गई हूँ और वहाँ पे मैं सो रही थी, और ये कोई असर का टाइम था जब मैं लेटी थी। तो मुझे नहीं पता मैं कितनी गहरी नींद सोई, कितनी देर तक सोई, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे आके पाँव पे किसी ने हाथ रखा है, और कोई जैसे थपथपाता है या जैसे आपको हिलाता है कि उठ जाओ, तो ऐसे किसी ने किया है, जिसकी वजह से फिर मेरी आँख खुल गई। और जब मेरी आँख खुलती है और मैं अपने इर्द-गिर्द देखती हूँ तो मुझे ऐसा कोई नज़र ही नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी नंद जो है, जो मेरे हस्बैंड की छोटी सिस्टर है, शायद वो आई होगी मुझे उठाने के लिए, और वो मुझे हिला के चली गई है। तो मुझे थोड़ा-सा आँखें खोलने में टाइम लगा, और मैं ख़ैर उठती हूँ, कपड़े ठीक करती हूँ, बाल वगैरह बनाती हूँ, और मैं बाहर टीवी लाउंज में आ जाती हूँ। और वहाँ पे सब जैसे बैठे होते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठती हूँ। और मैं इस बात का ज़िक्र किसी से नहीं करती, इसलिए कि थोड़ा अजीब-सा लगता है कि आज मेरा भी दूसरा दिन है इस घर के अंदर, तो मैं इस तरह की किसी बात का ज़िक्र करूँ। एनीवेज़ वो कहती है कि फिर दिन गुज़रने लगे, नॉर्मल था सब कुछ। तो एक दिन वो फिर कहती है कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो मैं हमारे कमरे की जो वार्डरोब है, वो थोड़ी साइड पे करके थी, और मैं वहाँ पे खड़ी अलमारी का मैंने एक डोर खोला हुआ था, तो मैं कपड़े रख रही थी। अब वो डोर जब खुला हुआ था तो मुझे उस डोर की खुलने की वजह से ये नज़र नहीं आ रहा था कि कमरे में कौन आता है या कौन जाता है। तो अब मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया है और कोई भाग के बाहर भी निकल गया है। तो मैंने जिस वक़्त में मुझे कोई भाग के निकलने का महसूस हुआ, तो मैंने उस अलमारी का डोर फ़ौरन बंद करके जब मैं अपने कमरे की तरफ देखती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि मेरे कमरे का डोर जो है, वो भी बंद होता है। अब मुझे थोड़ी हैरत होती है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ, और मैं इसी हैरानगी में मैं चल के आ रही हूँ, और मैं अपने कमरे के डोर तक पहुँचती हूँ, और मैं एहतियातन वो अपने कमरे का डोर खोल के बाहर झाँक के भी देखती हूँ कि बाहर कॉरिडोर में कोई है, जिससे मुझे अंदाज़ा होए कि कोई मेरे कमरे में आया था। लेकिन कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता। अब सादिया का कहना ये है कि ये मेरे साथ एक रूटीन हो गई थी कि मुझे कभी किचन में, कभी अपने कमरे में, कभी टीवी लाउंज में, मुझे ये महसूस होता था कि कोई और है। अब वो कोई और कौन है, क्या है, या कोई शरारत कर रहा है, अब ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि रात का टाइम होता है, और ना अचानक से लाइट चली जाती है। उस एरिया में अब जो घर बने हुए हैं, ज़्यादातर हर घर की बेसमेंट भी है, और बेसमेंट के अंदर भी उन्होंने बेडरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं। मेरे ससुराल में भी इसी तरीके से था कि बेसमेंट के अंदर बेडरूम थे, और मेरी नंद का बेडरूम जो है वो भी बेसमेंट में था। मैं ऊपर टीवी लाउंज में बैठी होती हूँ, मेरे शौहर घर नहीं होते, मैं उनका वेट कर रही थी, तो लाइट चली जाती है। मैं उठ के फ़ौरन किचन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि किचन में हमारे वहाँ पे इमरजेंसी लाइट्स पड़ी होती थी।
ताकि मैं कोई इमरजेंसी लाइट ऑन करूं और जो घर में अंधेरा हो रहा है उसको ठीक कर सकूं। जाके मैं लाइट ऑन करती हूँ और फिर मेरे ज़हन में आता है कि मेरी नंद जो है वो जल्दी चली गई थी नीचे अपने बेडरूम में सोने के लिए और वो अंधेरे से थोड़ा घबराती है। तो मुझे उसका ख़्याल आता है और मैं सोचती हूँ कि एक और इमरजेंसी लाइट जो पड़ी हुई है वो मैं जाके उसके कमरे में ऑन कर आती हूँ ताकि वो एकदम डर ना जाए। यही सोचते हुए मैं वो लाइट लेके नीचे आ जाती हूँ और नीचे उतर के आती हूँ सीढ़ियों से और जब मैं उसके कमरे का डोर खोलती हूँ तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। मेरी नंद सीधी खड़ी है अपने बेड के पास और उसका मुंह दीवार की तरफ है। तो मैं उसका नाम लेके उसे कहती हूँ कि फ़ाइज़ा, मुझे लगा तुम अंधेरे में घबरा जाओगी तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए ये लाइट लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ ये रख देती हूँ लाइट, जिस पे उसने सिर्फ इतनी सा जवाब दिया, अब मैं उसके इस जवाब को समझ नहीं सकी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा उससे कोई मज़ीद बात करना और मैं वापस ऊपर आ गई। लाइट आ जाती है थोड़ी देर तक। उसके बाद खाने का टाइम होता है, जब सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, खाने से फारिग होते हैं, तो किचन में हम बर्तन समेट रहे होते हैं। तो मैं अपनी नंद से पूछती हूँ कि फ़ाइज़ा, मैं तुम्हें लाइट देने आई थी नीचे, तो मैंने सोचा तुम डर ना जाओ। तो जिस पे उसने मुझे आगे से ये कहा कि भाभी, आप कब आई थी लाइट देने? तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है उसके इस सवाल से। तो मैंने कहा मैं आई तो थी जब तुम अपने बेड के पास खड़ी थी और तुमने आगे से मुझे हूँ का जवाब भी दिया था। तो फ़ाइज़ा आगे से कहती है कि नहीं नहीं भाभी, आपको कोई गलती हुई है, इसलिए कि लाइट किस टाइम गई मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो गहरी नींद सो रही थी और इस तरीके से मुझे तो पता ही नहीं कि आप कब मेरे कमरे में आई हैं, तो मैंने आपको कैसे जवाब दे दिया। अब मैं उसकी ये बात सुन के जो है ना वो खामोश हो जाती हूँ, मैं उससे कोई बहस नहीं करती। लेकिन वापस जब मैं अपने कमरे में आती हूँ, रात को सोने लगती हूँ, तो मैं इस सारे मामले को मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ वाक़ई ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था? तो फिर मैं खुद ही अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, नहीं, मैं वाक़ई में नीचे गई थी और फ़ाइज़ा खड़ी हुई थी और फ़ाइज़ा ने वाक़ई मुझे आगे से जवाब दिया था। लेकिन फिर फ़ाइज़ा मान क्यों नहीं रही इस बात को? अब मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है, लेकिन मैं इस खामोश रहती हूँ। अब दिन इसी तरीके से गुज़रने लगे। एक दिन ऐसे होता है कि खाने से पहले मैं डाइनिंग के ऊपर प्लेटें वग़ैरह लगा रही होती हूँ। हर चेयर के सामने जो है वो प्लेट्स और स्पून अरेंज करके जाती हूँ और फिर किचन में खाना डालने चली जाती हूँ। तो जब मैं किचन में सालन वग़ैरह डाल के तो मैं वो लेके आती हूँ डाइनिंग पे रखने के लिए, तो मैं ये देखती हूँ कि प्लेटें फिर से सारी इकट्ठी होके सेंटर में पड़ी हैं। अब मैं थोड़ा-सा रुक जाती हूँ और परेशान होती हूँ कि ये मैं अभी तो सब कुछ ठीक करके गई थी, तो ये वापस प्लेटें किसने इकट्ठी कर दी? मैं ये खड़ी सोच रही होती हूँ कि मेरी नंद फ़ाइज़ा जो है वो कमरे में एंटर होती है और मैं उससे पूछती हूँ कि फ़ाइज़ा, प्लेट्स तुमने सारी इकट्ठी की हैं? तो कहने लगी कौन सी प्लेट्स भाभी? तो फिर मैं उसे बताती हूँ कि भई ऐसे हुआ है कि मैंने तो प्लेट्स रखी थी लेकिन मैं वापस आई हूँ, तो ये सब फिर से इकट्ठी हुई हैं। जिस पे फ़ाइज़ा थोड़ा-सा हँस पड़ती है और मुझे कहती है कि भाभी, आपको क्या हो गया है? प्लेट्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अगर आपने रखी थी तो किसने इकट्ठी करनी है? अब फिर ये बात यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात फिर चल रही होती है कि ये क्या हो रहा है। अब ये 3-4 वाक़यात जो हैं वो मेरे साथ ऐसे हो चुके हैं। अब मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ऐसे ही होता है कि मैं रात के टाइम जब हम अपने कमरे में बैठे होते हैं तो मैं अपने हस्बैंड को डे 1 से अभी तक जो सारे वाक़यात हुए हैं वो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो जिस पे वो बड़ी हैरानगी से मुझे देखते हैं और मुझे कहते हैं कि सादिया, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? हमारे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और ना कभी किसी ने कोई ऐसी बात कही है। ये मैं पहली दफ़ा तुम्हारे से ऐसी कोई बात सुन रहा हूँ।
तो मज़ीद ऐसी कोई बात ना करना कि घर में तुम्हारा मजाक बने या तुम्हारी बात को हर कोई किसी और ही रंग में सोचे। अब मैं खामोश हो जाती हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा होता है कि मैं अपने ससुर के लिए मैं चाय बनाती हूँ किचन में, और मैं चाय कप में डालने लगती हूँ कि मेरा फ़ोन बजता है, और मैं फ़ौरन भाग के अपनी टीवी लाउंज में आती हूँ अपना फ़ोन सुनने के लिए। जितनी देर तक मैं टीवी लाउंज में पहुँचती हूँ तो फ़ोन बंद हो जाता है। मैं फ़ोन को वहीं रहने देती हूँ और वापस किचन में जाती हूँ ताकि मैं चाय कप में डाल के तो अपने ससुर को पकड़ा सकूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं फिर से घबरा जाती हूँ, इसलिए कि वो सॉसपैन जिसमें मैंने चाय बनाई थी वो सिंक में पड़ा होता है और वो खाली होता है, और चाय सारी सिंक में गिरी होती है। अब ये मेरे लिए फिर से बड़ी हैरानगी की बात थी। खैर, मैं दोबारा से डरती-डरती अब चाय बनाती हूँ और मैं लेके अपने ससुर के पास चली जाती हूँ। अब मेरा मकसद उनको कुछ बताना तो नहीं होता, लेकिन चूँकि शायद मैं डरी हुई होती हूँ और थोड़ी घबराई हुई होती हूँ, तो वो मेरे चेहरे से या मेरी रंगत से या मेरी हरकत से वो कुछ समझ जाते हैं। तो जिस पे मुझे कहते हैं कि सादिया बेटे इधर ही बैठो, तो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि क्या बात है, तुम कुछ घबराई हुई हो। अब मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं क्या करूं। मैं उनको वो सारे वाक़यात जो हैं वो बता देती हूँ, पहले के भी और जो अभी चाय के साथ वाक़या पेश आया मैं वो भी बता देती हूँ। तो जिससे वो एकदम खामोश हो जाते हैं और चाय पीना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा, जाओ तुम। और मैं उठ के आ जाती हूँ। रात के टाइम जब सब खाने के लिए बैठते हैं डाइनिंग पे, तो उस टाइम मेरे ससुर जो हैं वो मुझे मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि सादिया बच्चे, तुम इस घर में नई हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम डर जाओ, बल्कि तुम तो नई हो, यहाँ पे जो पहले के रहने वाले हैं उनके साथ भी मैंने ये बात शेयर नहीं की। अब सब उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बात है जो उन्होंने शेयर नहीं की। जिस पे वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे दीन में है कि हर जगह पे अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक भी है जिसे हम नहीं देख सकते, और वो हमसे ज़्यादा तादाद में है और वो हर जगह मौजूद है। और ये जो इलाका है यहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और ये शुरू से ही यहाँ पे महसूस किया गया है कि यहाँ पे कोई और मखलूक भी यहाँ पे मौजूद है। अब हम सब बड़ी हैरानगी से बात सुन रहे होते हैं कि मेरे ससुर ये क्या कह रहे हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि मेरे देवर का नाम सलमान, मेरे देवर का नाम है, वो लेके कहते हैं कि सलमान जब इधर हमारे पास होता था और वो अपने मेडिकल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता था, तो वो रात को लेट पढ़ के सोता था। तो मैं जब सुबह फजर के टाइम उठता था और मैं उसके कमरे के पास से गुज़रता था कि मैं उसको भी उठा दूँ फजर के लिए, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा होता था और मैं जब उसके कमरे की तरफ नज़र दौड़ाता था तो मुझे साफ़ तौर पे नज़र आता था कि सलमान तो अपने बेड पे लेटा हुआ है, और उसके बेड और उसके कंप्यूटर टेबल के सेंटर में ज़मीन के ऊपर कोई और शख्स लेटा हुआ है, जिसने पूरी सफ़ेद चादर अपने ऊपर ली हुई है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी के ऊपर, किसी मैयत के ऊपर पूरा कफन दिया होता है, उसको कवर किया होता है। और जब मैंने ये पहले दिन देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ी-सी हिम्मत दी और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के सलमान की तरफ फूँक मारी और मैं ख़ुद नमाज़ पढ़ने चला गया। और जब मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ और फिर दोबारा सलमान के कमरे की तरफ देखता हूँ, तो उस वक़्त मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो फिर मैं सलमान को भी उठाता हूँ कि उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़े। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ था, ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ कि मैं जब भी फ़जर के टाइम उठ के जाता और सलमान के कमरे की तरफ देखता तो मुझे वही कोई शख्स ज़मीन पे लेटा हुआ नज़र आता, जिसको मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि पूरी सफ़ेद चादर उसके ऊपर होती थी।
और ये बात मैंने कभी सलमान को बताई भी नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सलमान को बताऊँगा तो वो थोड़ा घबरा जाएगा, डर जाएगा और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली तौर पे, उसका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये बात सलमान को कभी नहीं बताई और फिर सलमान यहाँ से दूसरे शहर चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन घर में चलते-फिरते मुझे महसूस होता था कि किसी और मखलूक की मौजूदगी का एहसास होता था। तो आज जब ये बात सादिया ने मेरे से की, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले कि किसी और के साथ भी ऐसा कुछ होए और वो डरे, तो हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए इस सब वाक़ये के लिए। अब मेरे ससुर की बात सुन के हम सब बहुत घबरा गए, बहुत परेशान हुए, लेकिन ये हकीकत है कि आज भी सादिया का कहना है कि आज भी उनके घर में उसकी शादी को तकरीबन 10-12 साल गुज़र चुके हैं और वो उसी घर में रहते हैं और वो कहती है कि आज भी हमें अपने घर में इसी तरीके से किसी और की प्रेज़ेंस का, किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन वो जो भी कुछ है, वो जो भी कोई चीज़ है, वो जो भी कोई मखलूक है, उसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।